हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिनमें आज का जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और वहाँ पर सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के रूप में इस हमारे संविधान की क्या रूपरेखा होगी और उसमें किन बातों को समावेशित किया जाएगा, हमारा आज़ाद भारत जो होगा उसका शासन किस प्रकार संचालित होगा, कैसे वहाँ जनता के सभी अधिकारों की रक्षा होगी और किन किन बातों को इंक्लूड किया जाएगा जिससे कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आए। इसकी उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत की थी और उसे ही हम आज प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। प्रस्तावना किन शब्दों में उल्लेखित है हमारे संविधान में, एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना मात्र कुछ लाइनें ही नहीं हैं, बल्कि अगर हम गौर से देखें तो इसकी हर लाइन में हमारे संविधान का क्या दर्शन है और इस प्रस्तावना की क्या महत्वता है, हम इसे देख पाएंगे। हर शब्द को जब हम देखेंगे, उसके अर्थों को जब हम समझेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि हमारे भारत के क्या मूल्य हैं और क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसकी प्रकृति कैसी है। इन सभी बातों को हम मात्र प्रस्तावना के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके हर लाइन का मतलब क्या है, क्या अर्थ निकलता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन जब हम रीड करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो गौर से देखेंगे तो यहाँ भारत शब्द जो है वो 2 बार उल्लेखित हुआ है। हम भारत के लोग, सबसे पहले तो हम भारत के लोग से यह तात्पर्य निकलता है कि यहाँ जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता जो है वो हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता है। इसका जो सोर्स है, हमारे संविधान का जो स्रोत है वो भी कौन है, भारत की जनता है। नेक्स्ट जब शब्द आता है वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये शब्द हमें बताते हैं कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है। एक एक शब्द को हम समझेंगे। देखिए, प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत अब परतंत्र नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है जहाँ पर किसी भी प्रकार का आंतरिक बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। वो अपने सभी हितों के अपने लक्ष्यों के लिए जितने भी मत हैं वो स्वयं निर्धारित करेगा। समाजवादी से तात्पर्य है कि यहाँ जनता के, समाज के हित के लिए कार्य किया जाएगा, समाज कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, हम 3 शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित कर दिए गए थे, क्योंकि समाजवादी शब्द जो है वो एक्चुअल में जो मूल संविधान था उसमें ये शब्द नहीं था। ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी और आगे हमने पढ़ा था अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किए गए थे। इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह हमने शामिल किया था पंथ निरपेक्ष शब्द को। अगर गौर से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष से मतलब एक ही होता है, एक ही तात्पर्य होता है।
धर्मनिरपेक्ष से मतलब भी ये है कि राष्ट्र जो है वो धर्म से निरपेक्ष है। भारत राष्ट्र जो है वो धर्म से निरपेक्ष है, और पंथ निरपेक्ष से भी तात्पर्य है कि पंथ से निरपेक्ष है। लेकिन दोनों का मतलब हमने धर्म की जगह पंथ को क्यों शामिल किया? क्योंकि धर्म से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत राष्ट्र जो है एक शांति प्रिय राष्ट्र है, मूल्यों पे चलने वाला है, और हम हमेशा धर्म के अंदर कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों को नहीं लेते हैं, बल्कि धर्म जो है बहुत ही जिसे कहेंगे कि बहुत ब्रॉड इसका मीनिंग निकलता है, बहुत विस्तारित शब्द है धर्म, जिसमें मूल्य, लक्ष्य और सत्य, अहिंसा जैसे जो मूल्य होते हैं मानव के लिए, उनको शामिल करते हैं। इसलिए धर्म से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने शब्द को शामिल किया पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या होगा कि भारत का, राष्ट्र का, सरकार का, शासन सत्ता में जो है उनका स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उन सभी का समान रूप से सम्मान करेगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से अर्थ निकलता है, एक हम बहुत पुरानी परिभाषा हम पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन की, जिसमें बताया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। मतलब यहाँ पर जनता ही सर्वोपरि है। यहाँ पर शासन का जो प्रकृति होगी, यहाँ पर जो सरकार जो चुनी जाएंगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएंगी, लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधि चुना जाएगा। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया है वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे है गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है जहाँ पर शासन का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित किया जाएगा, ना कि राजा का बेटा राजा होगा। गणराज्य राष्ट्र, गणराज्य कब बना हमारा भारत राष्ट्र? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे यहाँ हम जानते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही निर्वाचित किए जाते हैं। एक्चुअल में गणराज्य शब्द जो है वो हमारे राष्ट्रपति के लिए लिया गया है। हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, चुना जाता है बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में लाइन को, तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए हमें इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि संविधान में जो सामान्य या आम जनता को जो न्याय दिया जाएगा वो 3 तरह का न्याय दिया जाएगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो भी इसी तरह से होगा कि कितने प्रकार का न्याय दिया जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक। नेक्स्ट बात होती है स्वतंत्रता की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये भी हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता जो 5 प्रकार की दी गई है उनका प्रस्तावना में क्या सीक्वेंस है, किन क्रम के अंदर वो दी गई है। नेक्स्ट है समता। समानता दी गई है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए प्रश्न जब बनेगा तो वो ऐसे भी बन सकता है कि जो न्याय की बात हम करते हैं वो प्रस्तावना के अलावा संविधान में और कहाँ उल्लेखित है। तो जब हम हमारे DPSP पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को जब हम गहराई में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है। जब हम लोग नीति निर्देशक तत्वों पे चर्चा करेंगे तब वहाँ पर इनकी और डिटेल में चर्चा करेंगे। विचार और अभिव्यक्ति, ये शब्द भी संविधान में एक बार और उल्लेखित हुआ है। अगर हम मूल अधिकारों को जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा आर्टिकल 19 के अंदर विचार और अभिव्यक्ति 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(1) में वहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है। नेक्स्ट है अवसर की समता। अवसर की समता ये भी हमारे मूल अधिकारों में इसकी दोबारा चर्चा हुई है, पुनः इसकी संविधान में चर्चा हुई है। देखिए हमेशा जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा उसका विस्तार देखना चाहिए कि प्रश्न और किस तरीके से बन सकते हैं, है ना। हमेशा एक ही तरीके से बात नहीं पूछेगा कि इनका क्या तात्पर्य है, या प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख हुआ है, या संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है। ये बहुत ही क्वेश्चन जो हैं ये इनका ट्रेंड जो है अब चेंज हो गया है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो प्रस्तावना में एक एक शब्द जो दिया गया है वो संविधान में और कहाँ उल्लेखित हुआ है। इसीलिए हम इन बातों को
महत्वपूर्ण तरीके से इसको ले रहे हैं। आगे देखिए, प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ देखिए एक शब्द और आया है, बंधुता। बंधुता शब्द जो है इसका उल्लेख संविधान में हुआ है मूल कर्तव्यों में। जब हम मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, आपको ध्यान है हमें कितने प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, और वहाँ पर बंधुता शब्द भी वहाँ मूल कर्तव्यों में आता है। आगे ये बताया है कि हम इस संविधान को जो संविधान सभा के द्वारा बना दिया गया है वो कब लागू होगा, 26 इसको हमने अपनाया, कब अपनाया है? 26 नवंबर 1949 को अपनाया है। यहाँ पे 3 प्रकार के शब्द दिए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित करना मतलब लागू करना, और आत्मार्पित करना मतलब स्वयं को सौंपना। तो ये इस प्रकार हमने पूरी प्रस्तावना को देखा कि इसके एक एक शब्द का क्या मीनिंग निकलता है। जब हम और इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं, प्रस्तावना को इतना पढ़ने के बाद हमारे सामने 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दूसरा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इन दोनों ही प्रश्नों पर चर्चा करने से पूर्व हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 368 की। आर्टिकल 368 में संसद को शक्ति दी गई है संविधान में संशोधन करने की, कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। अब इन बातों को समझने के लिए हमें 3 बात को समझना होगा। इन 3 बात में क्या बात कही गई है प्रस्तावना से संबंधित। सबसे पहले जो वाद आता है वो है 1960 का जो वाद है, रे बेरुबारी वाद। उसमें क्या कहा गया? इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसीलिए क्योंकि वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस वाद में जो फैसला सुनाया गया उसे बदल के रखा 1973 के बाद केशवानंद भारती वाद में। यहाँ ये कहा गया कि प्रस्तावना को जैसे पूरे संविधान को लागू किया गया था, हमने अपनाया था संविधान सभा के द्वारा, वैसे ही प्रस्तावना को भी अपनाया गया। तो इसलिए जैसे संविधान के दूसरे भाग में संशोधन हो सकता है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती वाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना वाद योग है, माने उसमें संशोधन किया जा सकता है। यही बात कही एसआर बॉम्बे वाद 1994 में कि संविधान का जो प्रस्तावना जो है वो उसकी आधारभूत संरचना है। तो वर्तमान में जो हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो ये इन 3 बात से यही बात सामने आती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रश्न हो या किसी तरह की आपको कमेंट करना हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।